हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने फिजिक्स के एकलव्य सीरीज में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, हमने कुलाम्स लॉ को डिस्कस कर लिया था और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिस्कशन चलेगा। जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकेगा इस वीडियो में कवर करेंगे और वीडियो को थोड़ा लेंदी ना करके हम छोटा छोटा करेंगे ताकि आप बोर ना हो। कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और अभी तो कम टाइम अगर मैं बोलूँ तो कहना गलत होगा, क्योंकि आपके पास पूरा भी साल बचा है ना। ये पूरा सेशन बचा है, अभी आपको फिजिक्स धीरे धीरे पढ़ के अपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और गारंटी लेता हूँ आपका टाइम टू टाइम सिलेबस कंप्लीट करके आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा उससे एक महीने पहले आपका रिवीजन सिलेबस का ख़त्म सब कुछ हो जाएगा। एक महीने सिर्फ आप अपने आप को देना, कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कोई नहीं, सिर्फ सिर्फ स्टडी करना है आपको। ठीक है, चलिए। हम आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले अपन लोग को समझना पड़ेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या समझना पड़ेगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो सपोज दैट अपने पास कोई बॉडी है। ये बॉडी जो है, इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब हर लगातार कहीं पे ब्रेक नहीं पाया जाएगा, जहाँ जहाँ चार्ज पाया जाएगा वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में पाया जाएगा, कहीं पे ये ब्रेक होएगा ही नहीं। ठीक है, अगर ये अपना कोई सरफेस है तो ये होगा, अगर कोई चीज़ सिर्फ लेंथ में है तो ये, जैसे सपोज दैट कोई लेंथ हो गया तो इसमें सिर्फ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाएगा वो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाएगा। मतलब कि हर जगह पे कहीं पे ब्रेक नहीं होगा। अगर कोई चीज़ वैल्यूम है, सपोज दैट स्फीयर है, तो इसके सरफेस पे पता पाया जाएगा, है ना, वैल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है? तो मेरे कहने का मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी कंडक्टर में या किसी भी बॉडी में, वो क्या होता है? वो होता है कॉन्टिन्यूस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपके सिलेबस में है और एक्चुअल में होता भी है, जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो बताया गया है, वो मेरे भाई तीन टाइप्स बताया गया है। कितने टाइप्स बताया गया है? तीन टाइप्स बताया गया है। ठीक, सबसे पहला आता है यहाँ पे, फिर आता है दूसरा और फिर आता है अपना तीसरा। ठीक है, पहले नंबर पे जो आता है, ध्यान से देखना, पहले पे आता है लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है? लिनियर लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर आता है अपना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिर आता है अपना लास्ट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला अपना आता है लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है? लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके,
ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट अपने पास कोई रॉड है, क्या है, रॉड है, ठीक है। ये मेरे पास कोई रॉड है, ओके, जो एल लेंथ की है। कितने लेंथ की है, एल लेंथ की है, ठीक। ऐसे चली जा रही है ऊपर। इसमें से छोटा सा पार्ट हमने लिया, छोटा सा पार्ट लिया जिसका नाम है डीएल। क्या है, डीएल। और सब में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। क्या था, कॉन्टिन्यूस, जिसमें टोटल चार्ज क्यू था। तो इस छोटे से पार्ट में जो चार्ज आया, सपोज दैट वो कितना आया, डी क्यू आया। डी क्यू चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, किसमें, इतने लेंथ में। तो लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं लिनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, लिनियर चार्ज डेंसिटी, लिनियर चार्ज डेंसिटी। ये लिनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी बॉडी में, ध्यान से सुन लो, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द लिनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ पे, पर यूनिट लेंथ मतलब छोटा सा लेंथ कोई डीएल हो गया, इस पे कोई छोटा चार्ज डी क्यू हो गया होगा, तो पर यूनिट लेंथ पे जो टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आया वो क्या आया, लिनियर चार्ज डेंसिटी। और जब लिनियर चार्ज डेंसिटी को हम थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बिकम लेमडा इज इक्वल्स टू क्या, लेमडा, लिनियर चार्ज डेंसिटी को हम इंडिकेट करते हैं लेमडा से, तो लेमडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल। ये हुआ अपना लिनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल्स टू लेमडा डी एल, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे अगर हम टोटल चार्ज की इंडिकेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी एल। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक एक एक चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। कहाँ तक, सर लिनियर चार्ज डेंसिटी तक। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर आती है इसकी यूनिट। सर इसकी यूनिट क्या होती है, चलो देख लेते हैं यूनिट क्या होती है। अगर हम बात करें इसके यूनिट की, किसकी, अगर इसके यूनिट की बात करें तो जो इसका यूनिट आएगा वो आएगा, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम। और लेंथ की होती है मीटर। क्या होती है, मीटर। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, किसके, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो क्या आएगा, कूलाम का क्या होता है, देखो कूलाम कहाँ से आता है, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। आई का क्या होता है, ए, टाइम का होता है टी, तो ए इंटू टी, कूलाम का हो गया ए इंटू टी, तो हम यहाँ पे लिखे ए टी, और इधर हो गया एल, है ना, ए टी और एल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए टी एल माइनस वन, ए टी एल माइनस वन। ये हुआ किसका, लिनियर चार्ज डेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए टी एल माइनस वन। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू लेमडा डॉट डी एल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है, ध्यान से सुन लो। सेकंड नंबर आता है अपना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है मेरे भाई, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान से क्या लिखना है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यही चीज़, जो चीज़ अब लेंथ में हो रही थी अब वही चीज़ क्या होगी, एक सरफेस में होगी, ठीक है। अब वही चीज़ क्या होगी, एक सरफेस में होगी, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों आएगा इसमें। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अब देखो कैसे होता है। जो चीज़ वहाँ पे लेंथ में हो रही थी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक सरफेस में होगी।
मीन्स इसमें अब लेंथ और ब्रेथ दोनों होगा, उसमें सिर्फ लेंथ होता था, है ना। अब लेंथ और ब्रेथ होने के साथ साथ ये जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसी को बोलेंगे क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इतना समझ में आ गया। सपोज दैट इतना छोटा पार्ट लिया हमने, इतना छोटा पार्ट लिया, इसका जो सरफेस है वो सपोज दैट ये है, इतना एरिया कवर करने वाला, ये डी ए है। क्या है, डी ए है। और इसमें जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, डी क्यू दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, डी क्यू। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी की, कितना आएगा, किसकी बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो पर यूनिट एरिया में कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वही बोला जाता है अपना का सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे सपोज डी क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कितने एरिया में, डी ए एरिया में, छोटे से एरिया में। तो अब ये जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको इंडिकेट करते हैं हम सिग्मा से। किससे करते हैं, सिग्मा से। ओके, चलो। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, सिग्मा की बात करें, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी ए, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट आ जाएगा आपका कूलाम, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। या फिर अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, क्या आएगा, डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आपको पता है कूलाम का क्या होता है, 80, ठीक है। और इसका हो जाएगा L2, तो 80 और L2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा भाई, ATL-2, ATL-2। ये हो गया इसका क्या, आपका डायमेंशन हो गया। आसान बात है, बिल्कुल आसान है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हुआ अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अपना नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चलो ध्यान से देखते हैं क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे अब वॉल्यूम पे बात होगी, किस पे वॉल्यूम पे, कोई वॉल्यूम होगी यहाँ पे, सपोज डेट कोई है, ठीक है, इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ये पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वही है क्या, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम इसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें, क्या, अगर हम इसके वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या आएगा, ध्यान से देख लो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो आएगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम में छोटा सा वॉल्यूम सपोज डीवी हो गया, टोटल नंबर ऑफ चार्ज डिवीजन छोटा सा चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। इसको हम इंडिकेट करते हैं रो से, किससे, रो से। तो रो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन टी वी। और यहाँ पे अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो अगर ये जो इसकी यूनिट आएगी वो आएगी, ध्यान से सुन लो, यूनिट जो आएगी वो आएगी कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब। और अगर इसके डायमेंशन की बात करें, किसकी, डायमेंशन की बात करें, तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो आएगा ATL-3, ATL-3 जो होगा इसका क्या होगा, ATL-3 होगा, इसका डायमेंशन होगा। इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, आप बोलोगे हाँ सर इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो होता हुआ क्लियर। अगर यहाँ से कोई दिक्कत हो, आपको इस टॉपिक से कोई प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, ठीक है। अब हम चलने वाले हैं किसके ऊपर बात करने, किसके ऊपर बात करने सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके डिफिनेशन को जानेंगे, बस उसकी आज डिफिनेशन को जानेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्या होता है, इस सब के बारे में। नहीं तो अगर जैसे टाइम रहेगा हम इसी वीडियो में क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। चलो चलिए चलते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड।
किसकी बात करेंगे मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ध्यान से सुन लो, अगर आपके पास चाहे कोई पॉजिटिव चार्ज हो चाहे कोई नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, चाहे कोई पॉजिटिव चार्ज हो चाहे जो नेगेटिव चार्ज हो, ये दोनों चार्ज अपने चारों ओर एक रीजन क्रिएट करते हैं। रीजन मतलब स्पेस क्रिएट करते हैं, जहां पे सपोज एट वो स्पेस इतना बड़ा रहा होगा पॉजिटिव का, और सपोज एट नेगेटिव भी अपने चारों तरफ क्या एक स्पेस जनरेट किया हो। ये जरूरी नहीं हो कि एक ही चार्ज हो, दोनों कोई भी चार्ज ले सकते हो। हमारा मन है पॉजिटिव ले सकते हैं, हमारा मन है नेगेटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी चार्ज अपने चारों ओर अपने अराउंड एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है जहां पे जिस स्पेस के अंदर हम अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आए, प्लस या माइनस, इसके अंदर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आए, सॉरी एक सेकेंड, चलो, जैसे हमने क्या लेके आया बाहर से, एक पॉजिटिव लेके आया फिर एक नेगेटिव लेके आया। इसमें क्या किया, इसमें भी एक पॉजिटिव लेके आया और एक नेगेटिव लेके आया। किसी चार्ज के चारों ओर का ऐसा स्पेस, ऐसा रीजन जहां पे कोई अदर चार्ज लाने पे, अब ये बताओ क्या होगा? अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आया तो वो क्या करेगा भैया? बोलेगा आप दूर जाइए, और ये निगेटिव को बोलेगा आप पास आइए। तो ये जो कौन पास खींच रहा है? एक फोर्स खींच रहा है ना, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? मतलब ये जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं बाहर से, इस पे कोई फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बोलोगे हाँ सर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जब इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा रीजन बना जिसमें हमने कोई ऐसा चार्ज लेके आया, कोई भी चार्ज लेके आया, उसके ऊपर या तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है या तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स लगा ये किसकी वजह से लगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है किसी चार्ज के चारों ओर जिसमें कोई अदर चार्ज लाने पे उस पर कोई फोर्स का एक्सपीरियंस किया जा सके, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सिमिलरली ये निगेटिव में वही चीज़ है, किसी चार्ज के चारों ओर एक ऐसा रीजन जहाँ पे कोई अदर चार्ज लाने पे बस यहाँ पे पॉजिटिव का अट्रैक्शन होगा और यहाँ निगेटिव का रिपल्शन होगा। बात वही है, सब कुछ वही है, डिफिनेशन भी वही रहेगी, ठीक है। अच्छा, कौन से फोर्स से वो खींच रहा है सर? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींच रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो किससे डिटरमाइन करते हैं अपन लोग? वो करते हैं कूलम्ब्स लॉ से, हाँ या ना? बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हुआ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? फिर से बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जो किसी चार्ज के चारों ओर जनरेट होता है जिसमें कोई अदर चार्ज लाने पे उस पर कोई कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस किया जा सके, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ओके। अब अपना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पहले मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ कुछ, ओके। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से आ गया, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी दिखाएंगे आपको, है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया मैं, जो भी बताया उसको अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नोट करना चाहो तो कर सकते हो। सर क्या लिखा है? ए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इज सेड टू क्रिएटेड इट्स फील्ड अराउंड इटसेल्फ। मैंने जैसे कि बताया, हर एक कोई चार्ज अपने चारों ओर एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है इन विच दिस स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच another charge particle experiences a force is said to have a electric field in it। सेम वही बात है। नेक्स्ट आता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। देखो, सपोज दैट कोई पॉजिटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर एक ऐसा रीजन बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब हम यहां पे एक पॉइंट चार्ज लेके आए। इस पॉइंट चार्ज को भी बोला जाता है, इस पॉइंट चार्ज को बोला जाता है कि भैया ये एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है।
और ये टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या होता है, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है, जो इसके ऊपर जो क्यू नॉट चार्ज होता है, क्यू नॉट मतलब ये बताता है कि टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये लगभग जाता है जीरो की तरफ। क्या जाता है, जीरो, मतलब ये चार्ज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ये चार्ज इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। बात समझ में आई? जैसे नाम है टेस्ट चार्ज, बस इसको टेस्ट करने के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। चलो, तो सपोज दैट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई टेस्ट चार्ज हमने ले आया क्यू नॉट। क्या है, क्यू नॉट। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कैपिटल ई, वो जो है वो इक्वल होता है पर यूनिट चार्ज पे, या फिर पर यूनिट हम बोलते हैं अगर टेस्ट चार्ज पे, या फिर पॉइंट चार्ज पे। पॉइंट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से सुन लो, पर यूनिट चार्ज या फिर पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे या फिर टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है वो पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको आप एक बक्से में बंद करके रख लीजिए। बक्सा मतलब समझ रहे हो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट की बात करें, क्या करें, इसके यूनिट की बात करें, तो ये जो इसकी यूनिट आएगी मेरे भाई, वो क्या आ रही है, वो आ रही है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो ये जो इसकी यूनिट आई वो क्या है, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, तो वही लिखा गया है इसमें। अच्छा, ये तो यूनिट आ गई। The electric field intensity at any point is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point। ठीक है, मतलब ये कोई चार्ज हुआ होगा, इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा रीजन आया, ठीक है, इस चार्ज के चारों, अरे भाई कहाँ चला गया तू, ये कोई पॉइंट चार्ज हुआ, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी कुछ, इसमें हमने कोई क्यू नॉट चार्ज लेके आया पॉइंट पी पे, इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा ये एफ पर यूनिट चार्ज, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि ये हुआ। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। अच्छा, ये आपको एक दिख रहा होगा, मैंने ये बताया कि ये जो क्यू नॉट होता है वो टेंडिंग टू जीरो होता है, ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ये चार्ज जो है वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालता। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा है, हेयर क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो सो दैट द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज में नॉट इफेक्ट द सोर्स चार्ज। मतलब ये जो चार्ज हमने लिया है ये सोर्स चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, मतलब नो इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करें यूनिट की। यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से लिख लो और ध्यान से नोट कर लो। चलो, यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट अगर हम बात करें तो न्यूटन पर कूलम, जैसे मैंने बताया। और न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं सर, न्यूटन पर कूलम, इसको हम वोल्ट मीटर लिख सकते हैं। वोल्ट मीटर कैसे आता है हम आगे बात करेंगे, जब हम रिलेशन बिटवीन जब हम वो पढ़ने लगे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, जब चार्ज अपना क्या करेगा, मोशन करने लगेगा, या फिर हम बोलेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जब बात करेंगे, या फिर पोटेंशियल बात करेंगे जब हम, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे ये कैसे हुआ। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात करेंगे तो वहाँ पे हम ये यूनिट कैसे आती है वो भी बताएंगे। ठीक है, चलो। तो जूल पर कूलम मीटर भी होता है ये, ठीक है, जूल पर कूलम मीटर भी होता है इसका। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट में चार्ज की यूनिट होती है स्टेट कूलम, और न्यूटन की यूनिट होती है डाइन, तो इसलिए डाइन पर स्टेट कूलम आ गया इसकी यूनिट, किसमें, सीजीएस में। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो इसको डायमेंशन को आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो क्या हुआ, MLT-3 A-1, आपको पता है कैसे आता है, फार्मूले में रख लो, F की वैल्यू रख लो, MLT-2 की AT रख लो, ऊपर जाएगा A-1, और T-2 को बना देगा T-3, तो वही हो गया MLT-3 एंड A इनवर्स। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये बड़ी बात आई सर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। तो ये आप याद रखना, क्योंकि मैं अब आपसे ही पूछने वाला हूं, क्योंकि जब डेरिवेशंस आएंगे तो मैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना दूंगा, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर कैसे बना दिए। ध्यान से पढ़ लो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड दैट ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टूवर्ड्स द चार्ज। चलो, क्या बोले ये, हमें तो समझ ही नहीं आया।
इनके कहने का मतलब ये है कि अगर अपने पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई निगेटिव चार्ज है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से दूर जाता दिखेगा। क्या? पॉजिटिव से दूर जाता दिखेगा और निगेटिव की ओर आता दिखेगा। अगर कोई चार्ज निगेटिव है तो उसकी ओर आता दिखेगा। कोई दिक्कत? अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन बता रहा है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। और ये जो इमेजिनरी लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम फोर्स लाइन भी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लाइन बोल सकते हैं, लेकिन जैसे हम आपकी बुक में यही मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर हम ये बोलें कि यहाँ पे बहुत पास पास है, बहुत पास पास है, समझ लो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसकी अपेक्षा क्या है, इसके रिस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मतलब इसके यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है इसकी अपेक्षा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या सीखा कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, उससे निकलता है, मतलब उससे दूर जाता दिखाई देता है, फॉरवर्ड होता है ना। और ये क्या होता है? टूवर्ड्स होता है। टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज, फॉरवर्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज, वही जो बताया अभी। फिर आया क्या? रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी बताया वही भाई। फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देख लो। देखो ई इज इक्वल टू क्या पढ़ा, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप बोलोगे हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच के जो रिलेशन आया, एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू क्यू आया, एफ इज इक्वल टू ई इन टू क्यू आया। अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स इधर लगेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो फोर्स इधर ही लगेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ आपका रिलेशन बिटवीन देम। हाँ, अब जो आया सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दैट क्या, सपोज दैट बहुत सारे चार्जेस हैं। एक चार्ज यहाँ पे है, इसकी वजह से एक पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे रखा, एक पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे रखा, एक पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे रखा, एक पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे रखा। इसका E1 हो गया, इसका E2 हो गया, इसका E3 हो गया, इसका E4 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। वो वेक्टर सम के इक्वल होता है, मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे ऐड करते चले जाओ तो क्या हो जाएगा अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कभी कभी क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज तो एक आएगा एक जाएगा, सेम चार्ज है तो दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब इसको न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस इस सब आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें 11th की बात है। अब ये याद कर लो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन बाई, ये कैसे सर? ध्यान से देख लो। आपको देगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। यहाँ पे ये क्या है? ये थीटा एंगल बना रही है, दोनों के बीच थीटा है। और रिजल्टेंट आपको पता है यहाँ से जाएगा, और जो रिजल्टेंट है अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो आपको क्या पता होना चाहिए? अगर ये रिजल्टेंट बता रहा है तो हम यहाँ पे अब हम बनाएंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अगर कोई चीज़ अल्फा एंगल पे बन रही है या फिर दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो उसके केस में आपको याद होना चाहिए क्या होता है फार्मूला? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा एंड द डायरेक्शन गिवन बाय ये tan अल्फा। tan अल्फा मतलब ये अल्फा बताएगा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अल्फा, इनके बीच का एंगल कितना है। ठीक है, अब ये सर कैसे आया था आपको पता होना चाहिए। आपको कैसे पता होना चाहिए सर? हम आपको बता दे हैं। कैसे कैसे बताओगे आप सर? एकदम कोई दिक्कत नहीं। आपको याद होगा कि अगर कोई दो वेक्टर्स ऐसे जा रहे हैं, ध्यान से सुन लो, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। अगर यहाँ पे थीटा है, इसमें बीच में जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका नाम होगा अल्फ़ा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा ये, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे कि ये थोड़ा बढ़ाओगे आप, है ना, और ये आएगा,
थोड़ा इसको बढ़ा लो इसको भी। अब यहाँ पे हमने ये एक लाइन खींचा, ठीक, ये अगर इवन हुआ तो ये भी इवन हो जाएगा, है ना। अगर ये इवन हुआ तो ये भी इवन हो जाएगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये अगर हम इसकी बात करें तो अगर ये इवन हुआ, अगर ये E2 था ना, ये E2 था, तो अगर ये थीटा है ये इवन है तो इसकी बात क्या आएगी। अगर हम इसमें tan अल्फा लगा दें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर परपेंडिकुलर कुछ ले लो, परपेंडिकुलर हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, tan अल्फा की बात करें, tan अल्फा अभी नहीं भैया, हम ये निकाल लेते हैं कैसे। अगर ये थीटा ये इवन है तो ये कैसे आएगा देख लेते हैं, कॉस आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। अगर हम यहाँ पे बात करें कॉस, ये बेस हम बी ले लेते हैं, ठीक, बी की बात करें, भी हम बी निकालेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है इवन, ठीक है, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इवन कॉस थीटा। तो यहाँ की वैल्यू क्या आ गई, इवन कॉस थीटा। अब हमें रिजल्टेंट की बात करना है, तो रिजल्टेंट जो आर आएगा वो क्या आएगा, वो आर का स्क्वायर, मतलब इसमें हमने क्या लगाया, इसमें हम एक पाइथागोरस लगा लेंगे, आपको पता होगा, है ना। तो क्या होगा पाइथागोरस, ये वैल्यू होती है कि नहीं होती, अरे हाँ भाई होती है। अच्छा, अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, अगर ये इवन कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, इवन साइन थीटा, बिल्कुल आसान है सर, इवन साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, और इसमें टन अल्फा लगाने पहले रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा इवन स्क्वायर, इवन का स्क्वायर, ठीक है सर, इवन का स्क्वायर आ गया, प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। अगर हम रिजल्टेंट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हटा के यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एलिमिनेट, ये हो जाएगा इधर अंडर रूट आ जाएगा, है ना। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें सर अल्फा की, अब यहाँ पे तो रिजल्टेंट आ गया था E1 E2 वाला, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर था। लेकिन अब क्या हुआ, अगर हम अल्फा की बात कर लें, अल्फा की बात करें तो अल्फा जैसे ही बात करेंगे अल्फा की, तो इस वाले ट्रेंगल में देखना, ध्यान से, कौन से वाले ट्रेंगल में देखना है आपको सर, इस वाले ट्रेंगल में देखना। कौन से, इस वाले में, ये वाला ट्रेंगल आपको दिख रहा है ना, ये अल्फा की बात कर रहे हैं। तो अगर हम tan अल्फा की बात करें इसमें तो क्या होता है, बेस अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, इवन साइन थीटा है, तो हमने लिख दिया इवन साइन थीटा, और बेस क्या है, इवन या फिर E2 प्लस इवन कॉस थीटा। ये हुआ आपका डायरेक्शन, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप बता सकते हो, और रिजल्टेंट यहाँ पे आ गया। देखो भाई, अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो आपको क्लास 11 फिर से पढ़ना पड़ेगा, 11 नहीं, वेक्टर वाला चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी वीडियोस जाके पहले से पढ़ी है, वहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन में, ये वाला कॉन्सेप्ट में क्या कराया हूँ, एकदम अच्छी तरीके से कराया हूँ। और हाँ, बाकी बच्चों को तो आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं याद हो रहा है तो भाई ऐसे याद कर लो, E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कॉस थीटा tan अल्फा, ये हुआ इवन का स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा का अंडर रूट, ये हुआ रिजल्टेंट, और ये हुआ अपना डायरेक्शन। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिफ्यूजन भी हो गया अपना। अब मैंने जो बताया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बताया वो क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो एक्चुअल में डायरेक्शन बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो किस टाइप से किस टाइप है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, इलेक्ट्रिक पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। मतलब मेरे भाई की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो आपको ऐसा लगेगा कि वो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलेगी और नेगेटिव चार्ज में जाके मिल रही है, ये आपको ऐसे हो दिखना चाहिए, ठीक है। ये पॉजिटिव से दूर जाती है और नेगेटिव के पास आती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में भी बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज। फिर सेकेंड, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन ऑरिजिनेटिंग टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ओरिजिनेट हो रही है वो कितने डेंसिटी में हो, अगर देखो यहाँ पे 4 कूलाम का चार्ज है तो यहाँ पे 10 कूलाम का चार्ज है,
तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं ओरिजिनेट होगी ड्यू टू रिस्पेक्ट दिस। यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, यहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, क्योंकि द इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, ओरिजिनेट होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस फिगर में भी दिखाया गया है कि अगर यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे देखो दो कूलाम का चार्ज है, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 3 3 6 तो यहाँ पे हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है और उसका 2 टाइम्स 12 हो गई। मतलब अगर यहाँ पे 6 निकल रही है तो यहाँ पे 12 निकल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वहाँ पे चार्ज 1 है, यहाँ पे 2 कूलाम है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, मैं वही समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर यूनिट एरिया विल बी, ध्यान से सुन लो, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर यूनिट एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दियर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला इन्होंने? द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नंबर होगा पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर यूनिट एरिया। सपोज दैट कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर एरिया जो होगा ये होगा, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से भी कितनी नंबर लाइन पास हो रही है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना उसके परपेंडिकुलर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी। अरे भाई, यहाँ पे अगर 4 कूलाम चार्ज हो गया, ठीक है, तो इतने दूर में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी इसकी परपेंडिकुलर सरफेस से, इसकी परपेंडिकुलर सरफेस से ना। और यहाँ पे 10 कूलाम हो गया तो यहाँ पे और ज़्यादा निकलेगी, है, यहाँ पे और ज़्यादा निकलेगी। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वही बोला गया है। बात इसके पहले वाली और ये वाली सेम है। द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये क्या हुआ सर? देखो ये बताना चाहते हैं कि अगर अपने पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, निगेटिव की ओर गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, तो अगर हम इसका टेंजेंट खींचें, किसका टेंजेंट सर? इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टेंजेंट खींचें तो ये आपका बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये क्या बताएगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये क्या बताएगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इन्होंने यही बताया है कि द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। ये कहना यही चाहते हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट पे खींचे तो वो जो टेंजेंट बताता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताता है। ओके, चलो, 2 और मोर फील्ड लाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है यही होने वाला है। 2 और मोर फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ दे कैन नॉट हैव मल्टीपल डायरेक्शन। ध्यान से सुन लो, ये कहना क्या चाहते हैं। सपोज दैट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कट कर दिए, ठीक है। अब सपोज दैट अगर ये कट कर दिए तो इसका इस पॉइंट पे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका टेंजेंट ये हो जाएगा और इसका टेंजेंट ये हो जाएगा। तो मेरे भाई एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है 2 और मोर फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज दे कैन नॉट हैव मल्टीपल डायरेक्शन। वो मल्टीपल डायरेक्शन नहीं हो सकते एक ही पॉइंट पे, अलग अलग पे हो सकते हैं। देखो ये हुआ, ये सही है, लेकिन एक पॉइंट पे 2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कतई पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन या 2 से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है, इसलिए 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म फील्ड लाइन आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली प्लेस्ड। जो यूनिफॉर्म फील्ड लाइन होती है वो स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं और यूनिफॉर्मली प्लेस्ड होती है, मतलब लगातार अल्टरनेट। देखो ये हुआ, ये इनका गैप सेम है ना। फील्ड लाइन कैन नॉट फॉर्म लूप। जो फील्ड लाइन होती है वो लूप नहीं बनाती। लूप कहाँ बना रही है भाई? नेक्स्ट कुछ 8 देखिएगा, एक प्रॉपर्टी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। मतलब अगर सपोज दैट कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज हो गया तो पक्का इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस से हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगी, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर ही होंगी। अगर ये निगेटिव है तो इसमें टर्मिनेट होंगी, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज का है सरफेस तो यहाँ पे ऑरिजिनेट हो रही हैं, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं। यहाँ के बीच भी 90 डिग्री होगा, यहाँ के बीच भी एंगल 90 डिग्री होगा। और हाँ, अगर ये कोई कंडक्टर है तो इसके बीच में कभी भी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी? क्योंकि भैया एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करती भी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती, और जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती, ठीक है, अरे भाई ऐसे जाती, कोई ऐसे आ जाता परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर देता, है ना। तो इंटरसेक्ट करी तो वहाँ पे 2 डायरेक्शन जाती, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉट पॉसिबल, एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, अगर सरफेस से बात करें, सरफेस पे जो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो टर्मिनेट होंगी वो परपेंडिकुलर टर्मिनेट होंगी। अगर ऑरिजिनेट हो रही है पॉजिटिव चार्ज से तो परपेंडिकुलर ऑरिजिनेट होगी। यही बात है। नेक्स्ट, फील्ड लाइन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाईली पोटेंशियल। ये भी बात थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हाई पोटेंशियल से टू लो पोटेंशियल, ठीक है, टू लो पोटेंशियल। ये याद कर लो, कभी कभी पूछ लेता है, अदरवाइज पूछता नहीं है, अभी तक तो नहीं पूछा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमेशा जो फ्लो होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से टू लो पोटेंशियल होता है। वो क्यों होती है वो आपको रीजन पता होगा, क्योंकि जहाँ पे अब 4 कूलाम है वो आप में 5 कूलाम है, इसके मतलब ज़्यादा चार्ज है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये इधर ही जाएगी। चलो नेक्स्ट, इफ इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं एग्जिस्ट नहीं है, तो वहां पे भैया जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आएगा? तो वही लिखा गया है कि इफ इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंस देयर विल बी नो फील्ड लाइन। वहां पे कोई फील्ड लाइन नहीं पाई जाएगी। यहां पे होता हुआ आपका कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशंस। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका मैथमेटिकल वाला कॉन्सेप्ट, मींस फार्मूला, डेरिवेशन, ये सब आपको यहीं से स्टार्ट होता मिलेगा। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात किसी पॉइंट चार्ज से पी डिस्टेंस पे अगर कोई टेस्ट चार्ज लेके आए तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, वो कितना कूलाम्स लॉ से निकालेंगे। कि अभी आप में बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, है ना, डायपोल भी पढ़ना है। अभी लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होता है वो भी पढ़ना है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका हमें अभी डिस्कस करना है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर यहाँ तक आई हो तो भाई वीडियो को लाइक, और जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो, ताकि अगर नया वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो अगर डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि लास्ट में जो वीडियो आने वाला है वो डाउट का वीडियो आने वाला है। वहाँ पे आपका जो डाउट होगा वो कंप्लीट क्लियर किया जाएगा लास्ट वाले वीडियोज़ में। लेकिन तब तक आप कमेंट करते रहिए जिस टॉपिक में डाउट है, ताकि हमें भी पता चल सके किस टॉपिक में डाउट है, उसको मैं लास्ट में क्लियर कर सकूँ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद और बाय बाय।